हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो है भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में 36 क्लास हो चुका है, 36 हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखें तो जाइएगा चैनल पर, क्या है कि इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, और वहां से सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज तक का जितना भी पीडीएफ है सारा डाल दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। 14 क्लास हो चुका है, आज हम लोग 15वां क्लास करेंगे, ठीक है। एंशिएंट इंडिया का जितना भी हिस्ट्री था वो खत्म हो चुका है, बिहार स्पेशल खत्म हो चुका है। और सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, तो वीकली करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, हर वीक में ये भी हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो विजयनगर साम्राज्य को देखने वाले हैं। आज और कल में क्या होगा कि विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे, फिर मुगल साम्राज्य को मतलब कि शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य में कैसे इसका स्थापना हुआ। फिर उसके कल हम लोग क्या कर लेंगे कि दो जो हम लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य को 4 वंश में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था, ठीक है। उसके बाद चारों वंश को देखने के बाद क्या कर लेंगे कि इसका कैसे प्रशासक काम करता था, कैसे एडमिनिस्ट्रेटर था, इसका कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था इस साम्राज्य के द्वारा, वो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि वहां से सवाल हमेशा बनते रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग इसका आज संगम काल देखेंगे और उसके साथ एक सुलूक वंश देखेंगे, ठीक है। एक तो हम लोग आज क्या देखेंगे, संगम वंश देखेंगे और एक देखेंगे सुलूक वंश। तो ये दोनों आज हम लोग पढ़ लेंगे। तुलुक वंश और अराबिंदु वंश को कल हम लोग देखेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का। तो विजयनगर साम्राज्य का 1336 ईस्वी में जो अंतिम यादव के शासक थे संगम, ठीक है, संगम नाम था। और संगम के दो पुत्र थे, कौन, तो हरियर और बुका। यही दोनों मिलकर क्या किए थे, हरियर और बुका ही मिलकर क्या किए थे कि तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी विजयनगर को देखना हो कि कहाँ पे पड़ता था, तो अभी कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ता था। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये विजयनगर साम्राज्य का पूरा किंगडम था, ये आप देख सकते हैं। और ऊपर जो था बहमनी किंगडम था, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगले बार हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहमनी किंगडम को पढ़ेंगे, अभी हम लोग विजयनगर साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। तो मैप में भी आप देख सकते हैं कि किस एरिया में ये पड़ता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं। तो क्या है कि ये दोनों भाइयों ने क्या किया थे, काकतीय राजवंश का पहले सामंत हुआ करते थे। मतलब कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले अगर पूछ ले कि ये क्या थे, तो आपको याद रखना है कि काकतीय राजवंश का क्या थे कि सामंत थे। सामंत का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा जागीरदार जो होता है ना, जमींदार होता है, वो होता है। लेकिन ये बाद में क्या हुआ कि कांपिल्य राज के ये दोनों मंत्री बन गए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो काकतीय राजवंश किस क्षेत्र में पड़ता था, तो जो ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जो पड़ता है अभी, उस क्षेत्र में एक काकतीय क्या था कि किंगडम था, ये बात आपको ध्यान में रखना है मैप में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि कांपिल्य राज ने क्या किया था कि मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसका दुश्मन था वहाउद्दीन गुरसफ, इसको क्या दिया था कि ये शरण दे दिया था, कौन, कांपिल्य राज ने। और इस राज ने जब शरण दे दिया तो इसके कारण से क्या हुआ था कि इसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक जो था कांपिल्य राज पर क्या किया कि आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के फलस्वरूप क्या हुआ था कि हरियर और बुका को दोनों को गिरफ्तार करके ये दिल्ली लेकर चला गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और दिल्ली ले जाके हरियर और बुका को क्या किया था कि इस्लाम धर्म से को उसको स्वीकार करवा दिया गया था, हरियर और बुका को। और हरियर और बुका को जब इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया गया, उसके बाद क्या किया गया कि इसको दक्षिण के क्षेत्र में होयसल में क्या हो गया कि विद्रोह हो गया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक तक था, तो उस समय होयसल में विद्रोह हो गया। तो विद्रोह को दबाने के लिए ये दोनों भाई को वहां पे भेजा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। होयसल अगर देखना हो कि अभी कहाँ पड़ता है, तो ये वाला क्षेत्र में जो अभी विजयनगर साम्राज्य वहां पर बनेगा, वहीं पर पहले होयसल भी पड़ता था, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो वहां पर मतलब कि हरियर और बुका को क्या किया गया, भेजा गया, होयसल में विद्रोह हो गया इसके लिए। तो वहां पर जाकर ये क्या हुआ कि दोनों भाइयों गया, विद्रोह को तो दबा दिया। और दबाने के बाद क्या हुआ कि वहां पर एक गुरु से मिले,
उनका नाम क्या था कि माधव विद्रायन उनका नाम था, और उनसे शिक्षा लिए। शिक्षा लेने के बाद क्या किए कि वो दोनों क्या किए कि इस्लाम धर्म को परित्याग कर दिए, मतलब कि इस्लाम धर्म को त्याग कर दिए, और शुद्धि प्रक्रिया से फिर से वो हिंदू धर्म को अपना लिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले हिंदू ही थे, हिंदू इसको धर्म से जबरदस्ती इसको इस्लाम धर्म में स्वीकार कौन करवाया था? तभी हम लोग देखे थे कि मोहम्मद बिन जो तुगलक था, ये क्या किया था कि इन दोनों को इस्लाम धर्म क्या किया था कि स्वीकार करवाया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि इसमें गुरु माधव विद्रायन से जब मिलते हैं होयसल में, तो वहां पर क्या हुआ कि फिर से शुद्धि प्रक्रिया के द्वारा ये हिंदू धर्म बन जाते हैं। और हिंदू धर्म बनने के बाद क्या हुआ कि हरिहर और बुका ने, दोनों भाइयों ने, गुरु माधव विद्रायन और उनके जो भाई थे गुरु माधव विद्रायन का, उनके भाई कौन थे? सारन थे। ये दोनों की प्रेरणा से क्या हुआ कि तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना का मुख्य उद्देश्य अगर कोई पूछे कि इसका क्या उद्देश्य था कि आखिर में स्थापना किया गया विजयनगर का, तो आपको याद रखना है कि ये इसलिए किया गया था क्योंकि शक्तिशाली हिंदू राज्य का स्थापना करना था अपना देश में, इसीलिए इस साम्राज्य को स्थापना किया गया था विजयनगर का। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जब देखते हैं तो क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश हुए। कौन कौन 4 राजवंश हुए? कौन कौन? तो पहला तो हुआ संगम, जिसका शासनकाल कब से कब तक चला था? तो 1336 ईस्वी से लेके 1485 ईस्वी तक चला। दूसरा कौन था? सुलभ, जो 1485 से लेके 1505 ईस्वी तक चला। और तीसरा था तुलुब वंश, जो 1505 से लेके 1570 ईस्वी तक चला था। और अराबिंदु वंश था, वो 1570 से 1649 ईस्वी तक चला था। ये 4 राजवंश था, ये बात आपको ध्यान में रखना है विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। आगे जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो संगम वंश के बारे में देखेंगे। और संगम वंश के अगर बारे में पूछ दे कि कब से कब तक इसका शासनकाल चला था, तो आपको याद रखना है कि 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला। और इस वंश का स्थापना करने वाला कौन था? तो हरिहर और बुका था। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। और हरिहर और बुका के जो पिता के नाम क्या था कि उनके पिता का नाम क्या था? संगम था। इन्हीं के कारण इस वंश का नाम क्या पड़ा था? तो संगम वंश पड़ा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर कोई पूछ ले कि संगम वंश को संगम वंश क्यों नाम दिया गया था, क्योंकि हरिहर और बुका के क्या थे कि पिता का नाम क्या था? संगम था, इसीलिए इस वंश का नाम क्या पड़ा? संगम वंश पड़ा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस वंश का अगर प्रथम शासक देखें संगम वंश का, तो हरिहर प्रथम थे। यही आपका थे, मतलब कि इसमें आप हरिहर प्रथम का मतलब ए समझिएगा, हरिहर, ठीक है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि कोई और था, ये दोनों व्यक्ति सेम ही थे। तो हरिहर प्रथम थे। ये कब शासन, कब से कब तक शासन किए, ये पूछ सकता है। तो 1336 से 1356 ईस्वी तक ये शासन किए, ठीक है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ, अभी हम लोग देखे थे। और हम्पी को अपना क्या किए थे कि राजधानी बनाए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मंदिरों का शहर इसको बोला जाता है, किसको? हम्पी को। अरे हम्पी कहाँ पे पड़ता है? तो कर्नाटका में भी पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हरिहर प्रथम को एक समुद्र का अधिपति भी कहा गया है। ये बात आपसे पूछ सकता है कि एक समुद्र का अधिपति किसको बोला गया है? तो हरिहर प्रथम को। और बुका को क्या बोला गया है? तो 3 समुद्रों का स्वामी बोला गया है। हरिहर को क्या बोला गया है? तो एक समुद्र का अधिपति बोला गया है। ये आपसे पूछ सकता है, उल्टा करके स्टेटमेंट बना सकता है कि हरिहर को 3 समुद्रों को स्वामी बोला गया है और बुका को एक समुद्र का अधिपति बोला गया। तो ऐसा नहीं है। हरिहर को क्या बोला गया है? एक समुद्र का अधिपति कहा गया है, और बुका को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हरिहर प्रथम ने क्या किए कि 1352 से 1353 ईस्वी में मदुरै पर विजय प्राप्त कर लिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस एरिया में क्या था कि मदुरै पड़ता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे? तो अभी तमिलनाडु में मदुरै पड़ता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इनके बारे में। तो हरिहर के प्रथम को क्या हो गया कि मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद क्या हुआ कि जो बुका थे उनके भाई, वो क्या किए कि इस साम्राज्य का राजा बने। और राजा बनने तक कब से कब तक ये राजा रहे? तो आपसे पूछ सकता है। तो 1356 ईस्वी से लेके 1377 ईस्वी तक ये विजयनगर का शासक रहे थे। और बुका प्रथम को ही क्या बोला जाता था? तो 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया है। ये अभी हम लोग देख रहे थे, ये बोला जाता था। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। एक समुद्र का अधिपति किनको
कहा जाता है? तो हरियर को। 3 समुद्रों का स्वामी किनको कहा जाता है? तो बुका को। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बुका प्रथम के शासन काल में ही क्या हुआ था कि विजयनगर और बहमनी जो साम्राज्य था वो दोनों में संघर्ष चला था, लंबा संघर्ष चला था। आप मैप में देखिएगा तो ऊपर बहमनी साम्राज्य पड़ता था और नीचे विजयनगर साम्राज्य पड़ता था। ये साम्राज्य दोनों लड़ता क्यों था? तो यहाँ पर एक रायचूर क्या था कि दोआब था, नदी मतलब था एक कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का बीच में ये पड़ता था, वहां पर एक दोआब था। इसके लिए क्या था कि लड़ाई होता था। लड़ाई क्यों होता था? क्योंकि ये उपजाऊ भूमि था, यहाँ पे सोना पाया जाता था, यहाँ पे हीरा पाया जाता था, इसलिए ये दोनों के बीच में क्या था कि लंबा संघर्ष रहा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तुंगभद्रा और क्या था कि एक कृष्णा नदी के बीच में रायचूर नामक दोआब था जिसके लिए संघर्ष होते रहा था। और संघर्ष होने का कारण अगर पूछ ले तो उपजाऊ भूमि था, लोहा और हीरा का अत्यधिक महत्वपूर्ण वहां पे भंडार था, इसलिए एक क्या था कि दोनों लंबा संघर्ष ये दोनों के बीच में चला था। ठीक है, आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि बुका प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक नामक का उपाधि धारण किया था और इसने क्या एक बुक लिखा था, ग्रंथ लिखा था। कौन सा लिखा था? तो आपको याद रखना है कि वैदिक मग प्रवर्तका। ठीक है, इस ग्रंथ का क्या किया था कि रचना किया था बुका प्रथम ने। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, वैदिक मग प्रवर्तका। इस बुक का अगर कोई पूछे कि रचनाकार कौन था तो बुका प्रथम था। अब बुका प्रथम का क्या उपाधि दिया गया था? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि दिया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका विजयनगर साम्राज्य था और ऊपर में क्या था कि बहमनी साम्राज्य था और यहीं पर क्या था कि रायचूर क्या था कि ये दोआब का क्षेत्र पड़ता था, इसीलिए क्या था कि ये दोनों के बीच में लड़ाई था। ठीक है, क्यों लड़ाई था? तो ये भूमि उपजाऊ था। क्यों और भी पूछ ले तो यहाँ पर लोहा पाया जाता था, हीरा पाया जाता था और भी महत्वपूर्ण चीज पाया जाता था, इसलिए क्या था कि दोनों के बीच में लड़ाई था। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि आगे जब देखते हैं तो क्या है कि हरिहर द्वितीय इस साम्राज्य का क्या हुआ कि अगला शासक बना। हरिहर द्वितीय के बारे में पूछ ले कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक शासनकाल रहा। और इसके दरबार में क्या था कि सुदर्शन संग्रह के लेखक माधवाचार्य और हरिविलास नामक ग्रंथ के लेखक श्रीनाथ, आयत्रेय ब्राह्मण पर जो टीकाकार थे, टीका करने वाले थे सारण, ये सायन जो थे क्या थे, ये तीनों उपस्थित थे हरिहर द्वितीय के शासनकाल में थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों बहुत पढ़े लिखे थे। जब ग्रंथ कोई लिखने वाला आदमी हो तो एक छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। अरे तीनों कहाँ पे रहते थे? माधवाचार्य, आपका श्रीनाथ और सायन। तो आपको याद रखना है कि हरिहर द्वितीय के दरबार में, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ ले कि हरिहर द्वितीय के शासनकाल कब से कब तक चला? तो 1377 से 1404 ईस्वी तक चला। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हरिहर द्वितीय ने ही सबसे पहले क्या उपाधि धारण किए थे? तो राजाधिराज का और राज परमेश्वर का ये उपाधि धारण किए थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आगे शासक कौन बना संगम वंश का? तो आपको याद रखना है कि अगला शासक बना देवराय प्रथम। इसका शासनकाल कब से कब तक चला? था 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला। और इसके शासनकाल में क्या हुआ था कि तुंगभद्रा जो नदी है उस पर बांध बनाया गया और विजयनगर साम्राज्य में नहर का विकास किया गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी के शासनकाल में क्या हुआ था कि 1420 ईस्वी में इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो आपसे एक क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है कि निकोलो कोंटी कहाँ के रहने वाला था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इटली का रहने वाला था। कब आया था? तो 1420 ईस्वी में आया था। कौन से साम्राज्य में आया था? तो विजयनगर साम्राज्य में आया था। और ये भी अंदर तक जा सकता है, तो संगम वंश के शासनकाल में आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो कौन राजा बना संगम वंश का? तो आपको याद रखना है कि देवराय द्वितीय इसका शासन मतलब राजा बना, शासक बना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और देवराय द्वितीय का अगर पूछ ले कि कब से कब तक शासनकाल चला था, तो आपको याद रखना है कि 1425 ईस्वी से लेके 1446 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला। और इसको अभिलेख जो होता है, हम लोग जानते हैं कि पहले अभिलेख लिखा जाता था, क्या चीज, बड़ा बड़ा शिलालेख होता था, उस पर छेद कर मतलब छेनी और हथौड़ी से उस पर लिखा जाता था, उसी को हम लोग अभिलेख बोलते हैं। तो अभिलेखों पर इसको क्या बोला गया है? तो गज बेटकर बोला गया है, मतलब कि हाथियों को शिकार करने वाला कहा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना। और इसने देवराय द्वितीय ने क्या किया था कि मुसलमानों को जागीर भी दिया था। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संगम वंश में विजयनगर साम्राज्य में कौन ऐसा शासक था जो
मुसलमानों को जागीर भी दिया था, तो आपको याद रखना है देवराय द्वितीय, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये मुस्लिम से ही छट के तो बना था। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य, उसी के विपक्ष में तो बना था। अरे ही फिर मतलब जागीर दे तो बड़ा बात तो हो जाता है। तो देवराय द्वितीय जो था मुसलमानों को जागीर भी दिया था, ये बात आपको याद रखना है। इसके शासनकाल में क्या हुआ कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ था कि अब्दुल रजाक एक विजयनगर यात्री था, वो क्या किया था कि विजयनगर साम्राज्य में आया था। अब्दुल रजाक अगर पूछ ले कि कहाँ का यात्री था? फारस का। अभी कौन सा क्षेत्र पड़ता है? तो आधुनिक में उसका नाम क्या है? ईरान है। ठीक है। अब्दुल रजाक एक बहुत बड़ा इतिहासकार था और एक क्या था कि यात्रा वृत्तांत लिखता था। यात्रा वृत्तांत कौन लिखता है? तो ऐसा इतिहासकार जो क्या करे कि जगह जगह पर घूमे पहले, और घूमने के बाद वहां के हिस्ट्री को जाने, और फिर जो अपना पुस्तक में लिखता है उसी को हम लोग यात्रा वृत्तांत लेखक बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वो कौन था अब्दुल रजाक ईरान में, मतलब कि उस समय फारस में? तो राजा शाहरुख के राजदूत था। और ये इंडिया जब आया था, भारत जब आया था, तो 1442 से 1445 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। देवराय द्वितीय ने क्या किया था कि महानाटक सुधा निधि नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा था, और क्या हुआ था कि ये बदरायन के ब्रह्मसूत्र पर टीका भी लिखा था। ये बात आपको ध्यान में लिखना है, रखना है। किनके बारे में? तो देवराय द्वितीय के बारे में, यहां से। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है सुलूभ वंश। तो सुलूभ वंश देख लेते हैं, फिर इस आज का क्लास खत्म करेंगे। सुलूभ वंश में अगर पूछे कि कब से कब तक इसका शासनकाल चला था, तो 1485 से लेके 1505 ईस्वी तक चला था। ज्यादा दिन तक नहीं चला था, 20 वर्ष तक इसका शासनकाल रहा। और इसी ने क्या किया था कि संगम वंश को समाप्त कर दिया था। अगर कोई वंश नया बनेगा तब जाहिर सा बात है कि पहला वंश खत्म होगा तभी दूसरा वंश बनेगा। हम लोग जानते हैं सुंगु ये जो सुलूभ वंश है, इसका अगर पूछ ले कि संस्थापक कौन था, तो नरसिंह सुलूभ था। ठीक है। और नरसिंह सुलूभ कब स्थापना किए? तो 1485 ईस्वी में किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये छोटा शासनकाल के लिए चला था। कितना साल के लिए? तो 20 वर्षों तक के में ही ये क्या हो गया था कि समाप्त हो गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग क्या करेंगे कि जो दो इसमें बचा हुआ है वो, और साथ ही साथ क्या करेंगे कि इसका जितना भी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिंग काम होता था, किस तरह से इसका प्रशासक होता था, कैसे इसका काम क्रिया होता था इसके राज्य में, साम्राज्य में, वो हम लोग देख कर क्या करेंगे कि ये विजयनगर को खत्म कर लेंगे कल, और फिर बहमनी समाज को हम लोग देख लेंगे। ये दोनों को देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी उस समय क्या था कि प्रमुख आदमी क्या थे कि उस समय बहुत ज्यादा उजागर थे, जैसे में कबीर के बारे में देख लेंगे, बहुत सारे लोग थे। उन लोगों को देख कर फिर क्या करेंगे, संत जो बहुत थे उनके बारे में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मुगल काल को पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।